आप इसके पहले हम लोग पढ़ाए हैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप बता रहे हैं प्रेगनेंसी और एबॉर्शन के बारे में, कि प्रेगनेंसी के बाद कैसे होता है और एबॉर्शन क्या होता है, कब एबॉर्शन करना होता है, किस तरह का, कितने प्रकार का एबॉर्शन होता है, इस चीजों के विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है कि स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो जब ओवम से जो होता है, पहले हम वीडियो में बता चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो में कि ओवरी से जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है तो एंडोमेट्रियम का वाल जो होता है मोटा होने लगता है, और जब स्पर्म और ओवम, जब ओवरी से ओवम जाएगा फ्लोपियन ट्यूब से होकर और इधर से स्पर्म आएगा, तो दोनों स्पर्म और ओवरी जब मिलेगा तो फ्लोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट में कन्वर्ट होगा तो फिर वहां से मूव करके वह यूट्रस के बीच में आता है और एंडोमेट्रियम वाल मोटा हो जाता है, जो वह उस जो जाइगोट जो बन चुका है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, उसको प्रोटेक्शन देता है और वहां पे ग्रोथ स्टार्ट करता है। यह सब पहले बताया जा चुका है। तो अब देखिए कि अब हम लोग प्रेगनेंसी का कोई टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं कि यदि किसी कारणवश, यदि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी में, अब तो प्रेग्नेंट कैसे हुआ जाता है, या आपने समझ गया कि ओवरी से ओवम गया, स्पर्म गया, दोनों फर्टिलाइज हुआ, तो वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ओवुलेशन थी, मतलब कि उसका बच्चा का फॉर्मेशन हुआ, और वहां से जो है मैच्योर होने के लिए वह यूट्रस में आता है। लेकिन कभी कभी हम अभी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आप लोग सब लोग जान लीजिए, आप लोग को बहुत सारा केस मिलेगा। यदि किसी भी कारण से, किसी बीमारी के चलते, या फिर फर्टिलाइजेशन हुआ फ्लोपियन ट्यूब में और वहां से ठीक से मूव नहीं किया, और यदि बच्चा जो है आके यूट्रस में ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आता है ओवम और स्पर्म का जो जाइगोट जो होता है वो आता है, मतलब कि यूट्रस में, वो आप यूट्रस में नहीं आके अपना साइज और शेप बढ़ना, मतलब ग्रोथ अपना डेवलपमेंट करना फ्लोपियन ट्यूब में स्टार्ट कर दे। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आप लोग डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जब किसी कारण से बच्चा यूट्रस में फर्टिलाइज, मतलब कि ग्रोथ नहीं करे फर्टिलाइजेशन के बाद, वह फ्लोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करने लगे, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जो ट्यूब में ट्यूबुलर, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी। यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी रह जाए तो क्या उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हो जाता है उसको 2 महीना से 3 महीना से 4 महीना में उसका जो होता है उसको सर्जरी करा के वहां से, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा ट्यूब का जो साइज शेप और डायमीटर है उससे ज्यादा बढ़ेगा, ट्यूब में दर्द होना स्टार्ट, जब वहां पे ग्रोथ करेगा नॉर्मल ग्रोथ तो वहां पे पेन होगा और ब्लास्ट कर जाता है कभी कभी फ्लोपियन ट्यूब, जिससे सीवियर ब्लीडिंग होता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो उसमें तुरंत क्या किया जाता है कि पेशेंट को जो है डायग्नोसिस करने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूब क्लियर करके जो उसको निकाला जाता है। तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है, इसको समझेंगे। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइड दोनों साइड में ओवरी होता है, दोनों साइड में फ्लोपियन ट्यूब होता है, तो एक महीना से लेफ्ट वाला निकलता है तो अगला महीना से राइट वाला निकलता है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी साइड में रह सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। तो इसका बहुत सारा कारण है। यानी कि जो ट्यूब में प्रेगनेंसी हो, हम लोग ऐसे खुले वर्डों में कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एनीवेयर आउटसाइड द यूट्रस कैविटी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसी भी कारण से यूट्रस के बगल में दायां या बायां किसी भी फ्लोपियन ट्यूब में बच्चा का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो तो वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम लोग देखें, जैसे जो फ्लोपियन ट्यूब का है तो फ्लोपियन ट्यूब का भी पार्ट होता है इस्थेमस, इन्फेंडुला, ऐसे ऐसे करके उसका नाम बांटा गया है। तो जितना भी फ्लोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होता है उसमें 97% जो प्रेगनेंसी होता है उसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। यानी कि जो फ्लोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो प्रेगनेंसी डेवलप हुआ उसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी बोलेंगे।
तो 95% केसेस में, 97% केसेस में क्या होता है, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी होता है। और कभी कभी ओवरी के पास भी प्रेगनेंसी हो जाता है, तो वह बहुत रेयर होता है, 0.5% केसेस में होता है ओवेरियन प्रेगनेंसी। और एब्डोमिनल भाग में भी प्रेगनेंसी होता है, 2.5% केसेस में होता है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है। अब देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। तो देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, हम बताए थे व्हाट इज इन्फ्लामेशन, जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां रेडनेस होगा, फीवर होगा, टेंडरनेस होगा, हाँ स्वेलिंग होगा। इन्फ्लामेशन का डिफिनेशन पहले बता चुके हैं। तो किसी कारणवश यदि फ्लोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फेक्शन होगा, तो इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड साल्फिंजाइटिस। जैसे टॉन्सिलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, फेरिंगिटाइटिस होता है, तो ऐसे ही साल्फिंजाइटिस होता है। तो किसी भी कारण से जो होता है कि यदि फ्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन लग जाए तो उस प्रक्रिया को हम साल्फिंजाइटिस कहते हैं। और जब फ्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन लग जाएगा तो वहां से जो है फर्टिलाइज के बाद जो ओवरी और ओवम स्पर्म जो फर्टिलाइज हुआ है वह ठीक से क्या होता है, लुढ़कते लुढ़कते यूट्रस में आता है। तो वहां पे इन्फ्लामेशन और वहां पे इन्फ्लामेशन होने के चलते वहां क्या हो जाएगा कि उसमें इन्फेक्शन होने के चलते वहां से जो फर्टिलाइजेशन जो एग और स्पर्म हुआ है वह यूट्रस में नहीं आ पाएगा, वहीं पे सेट हो जाएगा। उस कंडीशन में इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, औरतों में एक बीमारी होती है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज मतलब क्या होता है कि जहां से यूट्रस, ओवरी, ओवम सब जितना होता है तो उसके चलते वाटर डिस्चार्ज, पेन, पेट में दर्द, यह सब होता है, उसको बोलते हैं पीआईडी। यानी कि जितना पेल्विक जो भी उसको सप्लाई कर रहा है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया और उसके चलते जो बीमारी हो सकता है, तो पीआईडी के केसेस में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस रहता है। एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, वैसे ही कोई भी बीमारी बिना आग के नहीं होता है। और क्या क्या हो सकता है, प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि किसी को पहले भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी रहा है तो दोबारा भी उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बन सकता है। हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बाझपन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाझपन। यदि किसी औरत को 5 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल बच्चा नहीं हो रहा है और बहुत प्रयास के बाद किसी को बच्चा, तो इनफर्टिलिटी के बाद बच्चा कंसीव की है, तो उस पीरियड में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बनता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, यदि किसी लड़की को या औरत को पहले एबॉर्शन हुआ है, माने बच्चा नुकसान किया गया है, चाहे अपने आप बच्चा नुकसान होता है उसको मिसकैरेज बोलते हैं, किसी कारणवश नुकसान किया है या जिस कारण से भी एबॉर्शन हुआ है, तो एबॉर्शन वाले पेशेंट में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बनता है, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा होता है। और डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी ऑफ ट्यूब, यानी कि आपको जो है डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी मतलब कि कोई एबनॉर्मल चीज ट्यूब में ग्रोथ किया है, जिसके चलते उसका साइज से गड़बड़ाया है, तो उसके चलते जो है जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वह वहां से मूव करके नहीं आ पा रहा है। एबनॉर्मल जैसे मानते हैं गेट है, अब गेट तर हम क्या किए, एगो ला के कुर्सी रख दिए, एगो और कुछ रख दिए और उसके चलते वहां का काम अवरुद्ध हो गया है, तो जो आने जाने का रास्ता ब्लॉक होगा, तो उसके कारण हो सकता है। और सिम्टम क्या होगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या क्या लक्षण मिलेगा, पेशेंट को क्या क्या मिलेगा। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो पेशेंट होगा उसको लोअर एब्डोमेन पेन होगा, यानी पेट के नीचे वाला भाग में, जहां पे बताए थे हम पेट का 9 रीजन पढ़ाए हुए हैं, तो बताए हैं कि नीचे जो रीजन होता है वो किस भाग में यूट्रस होता है, वो कहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है, कहाँ फ्लोपियन ट्यूब होता है, सब पहले पढ़ाया जा चुका है। तो लोअर एब्डोमेन पेन होगा। दूसरा क्या होगा कि पेशेंट को एमनोरिया डेवलप हो जाएगा। एमनोरिया क्या होता है, व्हाट इज एमनोरिया? एमनोरिया मतलब कि किसी औरत का महीना रेगुलर आ रहा है और किसी कारण के चलते महीना आना रुक जाए, उस बीमारी को एमनोरिया मिलते हैं, बोल सकते हैं। तो डिजीज के चलते भी महीना रुक सकता है, और जब प्रेगनेंसी औरत हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो महीना आना बंद हो जाता है, तो उसको भी एमनोरिया बोलते हैं। तो एमनोरिया हो गया द एब्सेंट ऑफ पीरियड इन एब्डोमेन।
उसके बाद जब ब्लास्ट करेगा, ट्यूब ब्लास्ट करेगा या नॉर्मल ग्रोथ करेगा, तो वहां से क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी कि ब्लीडिंग पर वेजाइना, यानी वेजाइना से उसे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो पेट में दर्द है, कहेगी, उसको लगेगा कि मेरा महीना फिर आ गया, लेकिन प्रेगनेंसी है और इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग आ रहा है। यदि किसी औरत का महीना रुक जाता है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग होता है, 1.5 महीना 2 महीना पर फिर 1 दिन ब्लीडिंग होता है, फिर 2 दिन रुक जाता है, फिर ब्लीडिंग होता है, तो यह कंडीशन में केवल ये वॉच नहीं करना है कि मेंस्ट्रुएशन लग रहा है, खुलासा नहीं आ रहा है। अगर शादीशुदा औरत है तो हो सकता है कि उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता हो मिसकैरेज हो, बच्चा जो है फर्टिलाइज हो गया, फिर उसका नुकसान हो रहा है। तो इस सब कंडीशन पे देखना पड़ेगा, इस सब कंडीशन को डायग्नोस करना पड़ेगा। उसके बाद इन्फेक्शन के चलते वोमिटिंग टेंडेंसी होगा, पेशेंट को क्या होगा, लोअर एब्डोमेन पेन हो गया, एमनोरिया हो गया, उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद वोमिटिंग यानी उल्टी भी उसको आएगा। उसके बाद जब ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, थकान, चक्कर, पेशेंट पोलर मतलब रहेगा, जीभ हाथ उसका उजला है, बेहोशी, चक्कर, फिट आना, बार बार कोई औरत फिट आ रहा है। यदि हमारे पास कोई इलाज कराने कोई लेडीज या कोई औरत आई, फिट हो रही है, मतलब फिट आ रहा है, उसको चेहरा पूरा पेल है, पल्स रेट ज्यादा है, बीपी लो है, तो यह कंडीशन में पूरा हमको हिस्ट्री लेकर डायग्नोस करना पड़ेगा। तब बहुत तरह का बात होता है, यह सब हम लोग करके आपको समझ सकते हैं। अब देखिए साइन, यह तो हो गया पेशेंट का सिम्टम जो बताया। अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन क्या है, पेशेंट लुक्स पोलर, जब पेशेंट पीला दिखाई देगा, एनीमिक दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा, फीचर ऑफ शॉक, पेशेंट क्या करेगा, उसको लगेगा शॉक आना कि माने मूर्छा आना, पेशेंट को मूर्छा आ सकता है, बीपी लो होने के चलते, ब्लड लॉस होने के चलते, एनीमिया के चलते, उसका पल्स रैपिड रहेगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जब आप बीपी लो होगा, पल्स से ज्यादा होगा, दिस इज अ वेरी टिपिकल कंडीशन। किसी पेशेंट को अगर आपको मिल रहा है बीपी लो है और पल्स रेट ज्यादा है, तो हार्ट से, यानी कि हार्ट को प्रॉपर वर्क नहीं करना पड़ रहा है, और वो ब्लड के कमी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, लेकिन कार्डियक डिजीज में भी हो सकता है। लेकिन एनीमिया वाले पेशेंट में ब्लड लॉस के कंडीशन में ज्यादा ही सब डेवलप मिलता है, लगेगा कि बीपी लो है और पल्स रेट ज्यादा रहेगा, तो पल्स रेट डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। जहां पे बीपी लो मिले, पल्स रेट ज्यादा मिले, उसको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। पेट में, एब्डोमेन में दर्द रहेगा, और एब्डोमिनल टेंडरनेस, टेंडरनेस क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे दबाए, पेशेंट को दर्द किया, उसको मेडिकल में टेंडरनेस बोलते हैं, यानी कि जहां पेशेंट का हमको जो ऑर्गन है वहां पे दबा रहे हैं और दबाने पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो वह क्या होता है कि एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। तो क्या हो सकता है कि पेशेंट को हमको मिलेगा उसमें कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं, या फिर हम लोग लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। इस तरह हम लोग बहुत सारा टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस क्या निकाल सकते हैं कि अगर किसी के बॉडी में सीरम प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम है, सीरम प्रोगेस्टेरोन का लेवल जैसे मानते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है 25 mg/ml होता है, लेकिन किसी का 5 mg/ml है, तो प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है, तभी इंडोमेट्रियम का जो यूट्रस का जो सेकंड भीतर वाला जो लेयर होता है उसको मजबूत करता है, और मजबूत जब रहेगा तभी बच्चा वहां पे सुरक्षित रहेगा। प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जैसे इंडोमेट्रियम वाल झड़ने लगता है, उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो जब इंडोमेट्रियम वाल जब मोटा नहीं हो पाएगा, प्रोगेस्टेरोन अच्छा से रिलीज नहीं हो पाएगा, तो जो बच्चा वहां पे रहेगा भी सर्वाइव करेगा, वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो यह सब प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स की गड़बड़ी के चलते भी हो सकता है। अब इसके लिए हमको इलाज क्या करना है, तो इसके लिए इलाज में हमको जाना पड़ेगा, सर्जिकल प्रोसीजर है, वो डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर सर्जरी वाला जो डॉक्टर होता है लेप्रोटोमी करता है, पेट को चीर के यूट्रस के बगल में जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब को देखेगा, वहां जिस भाग में है वहां से नॉर्मल जो फटा है उसको रिपेयर करेगा, जो पार्ट है उसको बाहर निकालेगा। तो यह सब प्रॉब्लम हुआ, सब दिक्कत, यह सब काम वो कर सकता है। अब प्रेगनेंसी का बात करेंगे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। दूसरा प्रेगनेंसी में हम लोग बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एबॉर्शन पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी में कितने तरह का प्रेगनेंसी होता है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गया, डिजीज वाला प्रेगनेंसी हम लिखा रहे थे, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन होता है आजकल देखने को मिलता है,
एक टॉपिक प्रेगनेंसी का डिटेल डील्स की है। मोलर प्रेगनेंसी जो होता है तो इसमें क्या है, मोलर प्रेगनेंसी में हम लोग कह सकते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोबायोटिक डिजीज बोलते हैं, या हाइड्रेटिव फॉर्म ऑफ मोल इसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द एबनॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन है ऑफ प्लासेंटा इन विच द डिजनरेशन एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस अकर्स इन द क्रोनिक विलाई देयर एज रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ द स्मॉल सिस्ट एंड विल फाइंड द साइज। मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है ना यूट्रस में, जो बच्चा जब ग्रोथ करता है, बच्चा फर्टिलाइज करता है, तो बच्चा के बगल में प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा जो होता है वह इम्यूनिटिक सेक से जुड़ा होता है। प्लासेंटा से क्या आता है, नाल होता है, जो नाल बच्चा में जुड़ा, बच्चा का नाल और प्लासेंटा एक में जाता है। तो जो पुरेन जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, और जो नाल होता है उसको इम्यूनिटिक सेक बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लासेंटा के भीतर इम्यूनिटिक फ्लूइड रहता है और बहुत सारा चीज रहता है, जिससे बच्चा को सारा न्यूट्रिएंट्स पूरा, या एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सारा उसी से काम करता है। तो प्लासेंटा के डिसफंक्शन से क्या होता है कि मोलर प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी होता है वहां पे अंगूर के गुच्छा ऐसा या सिस्ट के ऐसा दाना दाना ऐसा अंगूर के गुच्छा या सिस्ट के ऐसा जो होता है डेवलपमेंट हो जाता है यूट्रस में। और वह भी जो होता है मोलर प्रेगनेंसी जो होता है वह दो तरह का होता है, कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। दो तरह का मोलर प्रेगनेंसी होता है, कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल में क्या होता है कि इसमें जो यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सिस्ट और मोल जो होता है यूट्रस के बीच में प्रेजेंट रहता है। यूट्रस का जो जहां बच्चा ग्रोथ करता है वहां पे छोटा 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 अंगूर के दाना ऐसा पूरा ग्रोथ कर जाएगा। और पार्शियल मोल जो क्या होता है, यह एक कंडीशन है जिसमें फीटस का इम्यूनिटिक सेक जहां पे प्रेजेंट है वहां पे डिजेनरेटिव सिस्ट का चेंजेज होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी हो गया। अब मोलर प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा कारण है जो मोलर प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। द एक्सक्रीट कॉज ऑफ द अननोन, मतलब इसका कोई अभी तक डिफिनिट कॉज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कॉज है जिसको इससे लिंक करके जोड़ा जाता है। जिसमें सबसे पहले क्या है कि टीन एजर्स प्रेगनेंसी। आजकल गांव देहात में पहले तो बहुत होता था, अब तो बहुत लगाम लगाया गया है। 12 साल 10 साल 13 साल 14 साल 15 साल में शादी कर दिया जाता है बच्चियों का। तो कोई भी लड़की को प्रेग्नेंट होने का मेन क्या होता है, मेडिकल कहता है कि 18 साल के बाद अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है 18-20 साल के बाद, तो बच्चा का ग्रोथ और लड़की और माँ और बच्चा दोनों के लिए क्या है, कम खतरा है, नहीं तो उससे ज्यादा खतरा होता है। तो जिस टीनेजर्स मतलब होता है जब औरत एडल्ट एज में प्रवेश करती है, जब प्यूबर्टी को पार करती है, प्यूबर्टी को जब पार करती है 12 साल के बाद, तो 13-14 साल में यदि किसी कारण से औरत जो 14-15 साल में फर्टिलाइज हो गई, तो टीनेजर्स प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यह मोलर प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। तो पहले टीनेजर्स में हो गया। और कोई जो औरत 35 साल के बाद, मेन बच्चा करने का पैदा करने का समय क्या मेडिकल सबसे फिट क्या मानता है कि 20 साल से लेकर 30 साल 30 साल तक, क्योंकि 35 साल के बाद कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी यह चांस बन सकता है मोलर प्रेगनेंसी का। तीसरा कॉजेज क्या है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब माल मतलब कमी, कुपोषण, न्यूट्रिशन मतलब खाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की कमी के चलते, यदि खाना पीना के कमी के चलते जो बीमारी होता है उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुपोषण का शिकार, जैसे कोई गांव देहात की औरत है, गरीब औरत है, जिसको खाने पीने का नहीं मिल रहा है। गांव में देखते हो ना, औरत है किसी तरह खा रही है, मार भात खा रही है, नून भात खा रही है, मार बच्चा पे बच्चा पैदा कर रही है, तो उस सब किसको ऐसे में कितना औरत मर जा रही है आजकल। तो यह सब जानकारी के अभाव में कितना, अभी अबॉर्शन पढ़ोगे तो और आगे सब बात मालूम चलेगा। टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग यही टॉपिक डील करेंगे। इम्यून सिस्टम के डिजीज में हाई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, हाई इम्यूनिटी के चलते जो होता है कोई डिजीज होता है उसमें हो सकता है, या फिर जेनेटिक या क्रोमोजोमल क्या होता है कि क्रोमोजोम्स और या जेनेटिक कोई जन्मजात या फिर जीन से, माता पिता से आने वाला कोई बीमारी है, चाहे क्रोमोजोम के डिसफंक्शन से कोई बीमारी है, तो उसमें भी मोलर प्रेगनेंसी का चांस बन जाता है। या फिर 1 से 2 से 3 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस बच्चा है, जुड़वा बच्चा का संख्या ज्यादा है,
जिसको जुड़वा बच्चा है उसको भी मोलर प्रेगनेंसी का चांस बन रहा है। सब लिख रहा है कहाँ पे कौन प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या क्या इसमें सिम्टम हो सकता है, क्या क्या इसका लक्षण है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजीज ऑफ द कोरियन इट कंप्लीट मोल डेथ द ओवरी और फेलियर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। यह क्या करता है कि जब यह पूरा मोल जो होता है यूट्रस को पूरा छेक लेता है, मोल होने से अंगूर की गुच्छा के होने से क्या होता है कि पूरा भर जाता है, तो उसके अगल बगल में भर जाने के चलते बच्चा को अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाता है और बच्चा को ग्रोथ में दिक्कत हो सकता है, जो कंडीशन जो होता है सीवियर कंडीशन में आता है। मोलर प्रेगनेंसी का जो है सिम्टम क्या क्या होता है, क्या क्या सिम्टम मरीज में मिलेगा। तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेगनेंसी है, इसमें भी देखो इसमें दिखा रहा है कि एबनॉर्मल मतलब कि अनियमित वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से ब्लीडिंग होगा 1 दिन 2 दिन लगातार 1 घंटा 2 घंटा पकड़ के लगातार ब्लीडिंग होते रहेगा। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। लोअर एब्डोमेन पेन इसमें भी होगा। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम मतलब कि जब कोई औरत या लड़की जब प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उस औरत को ज्यादा मात्रा में वोमिटिंग हो, उस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो वह क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के समय नहीं बोलता है, कोई लेडीज की बहुत वोमिटिंग बार बार वोमिटिंग हो रहा है तो उसमें ये सब भी जांच कराना जरूरी है, नहीं तो वहीं पे मिस कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, इसलिए ना बोलता है अल्ट्रा। तो बहुत सारा डेवलप करके अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह लोग ऐसे ही करा लेता है, तो पहले लोग ऐसे ही मर जाता था। एक और डिलीवरी के पीरियड में फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी के पीरियड में एक बीमारी होता है प्री इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया एक डिजीज होता है, समझ लो। इक्लेम्सिया एक बीमारी होता है जो आयरन के कमी के चलते या फिर और सब बहुत सारे कारण के चलते होता है। इसमें पेशेंट का जो होता है बीपी बहुत हाई हो जाता है और उसके शरीर और पैर और में पूरा पैर और फूल जाएगा, चेहरा मून फेसेस हो जाएगा, आंख सब फूल जाएगा, जीभ पूरा उज्जर रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसमें जो डिलीवरी के समय बच्चा होगा हाई ब्लड प्रेशर के चलते माँ भी मर सकती है, ब्रेन वाला भी डिजीज स्टार्ट हो जाता है, फिर बच्चा भी मर सकता है, फिर माँ या बच्चा दोनों के जान पे खतरा हो सकता है इक्लेम्सिया केसेस में। इक्लेम्सिया इज द सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के समय बीपी वगैरह वाच किया जाता है। एनीमिया का पूरा एनीमिया वाला सिम्टम नहीं आना चाहिए, सब पे ध्यान देना रहता है। तो ये क्लेम्सिया प्री क्लेम्सिया सिम्टम भी हो सकता है, तो मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है। अब्सेंस फीटल पार्ट्स एंड फीटल हार्ट साउंड्स। अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे चाहे पता टेस्ट करोगे तो लगेगा उसमें केवल अंगूर का गुच्छा ही, फीटल पार्ट्स हाथ पैर गोड़ कुछ नहीं दिखाई देगा और हार्ट साउंड भी एब्सेंट रहेगा। और वह जो होता है एक्सपल्सन ऑफ द ग्रेप लाइक, अंगूर का गुच्छा जैसे होता है ना वैसे यूट्रस में और वेजाइनम में दिखाई देगा। मरीज को बुखार भी हो सकता है। तो यह सब उसका सिम्टम है। डायग्नोसिस क्या करेंगे, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, पेशेंट को सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट को एमआरआई करा सकते हैं, इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि सेक्शन एजुकेशंस एंड सप्रेसिव थेरेपी मतलब कि जो है उसको गायनी जो होता है लेडीज डॉक्टर ओप्स होता है उसके द्वारा सर्जिकल ट्रीटमेंट करके उसको रिमूवल किया जा सकता है। और सप्रेशन थेरेपी में क्या करते हैं कि उसमें जो होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एंड दे हैव द इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद द इंजेक्शंस फ्रॉम द थेरेपी विद द इलाज। उसमें क्या है आईवी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और जो होता है उसके द्वारा हम लोग पेशेंट पर लगाम लगा सकते हैं इस बीमारी पर। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या करेगा, कभी कभी मोलर प्रेगनेंसी के चलते कॉम्प्लिकेशन मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि वो बीमारी है और उस बीमारी के चलते और कोई दूसरा बीमारी हो गया, कोई सीरियस चीज हो गया, उसको कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी के चलते कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि हेमरेज एंड शॉक, पेशेंट का ज्यादा ब्लीडिंग होने से हेमरेज होने से पेशेंट शॉक में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। सेप्सिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, यानी कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा उसको सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन एनी पार्ट ऑफ, कहीं भी जैसे घाव है तो सेप्सिस हो गया, यानी कि पूरा यहाँ पे बैक्टीरिया फैल गया है, तो वहां पे भी सेप्सिस इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है। प्री इक्लेम्सिया के चलते हो सकता है। परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में परफोरेशन हो सकता है, यूट्रस फट भी सकता है। तो यह सब चीज प्रेगनेंसी में हम लोग आज समझे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी के बारे में समझे। अब हम लोग कितना देर का हुआ देखो।